बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो सज़ा सुनाई थी जस्टिस बाबर सत्तार ने, उसका तफसीली फ़ैसला भी आ गया है। ये 93 पेजेस का फ़ैसला है। इसमें बड़े खौफनाक किस्म के और बड़े गैर मामूली किस्म के इंकशाफात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा अडयाला जेल की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें उसने एक नया रुख दिया है इस सारे मामले में, वो आपके सामने रखेंगे। और जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला दिया है मेरी नज़र में, और इस पर कॉमेंट मैं आखिर में करूँगा कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है, उन पर तनकीद करने वाले कौन हैं और क्यों तनकीद की जा रही है, क्या उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है या सिर्फ एक बायस है, इस पे जो है वो बात करेंगे। 93 पेजेस के खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखने हैं जो इसमें आए हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें जो है वो यकीनी तौर पर रह गई होंगी, क्योंकि तहरीरी सूरत में ये चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 93 पेजेस जो मैंने पढ़े, उसमें दो चीज़ें जो है वो, दो पॉइंट्स पे जो है मैं बिल्कुल मुत्तफिक हुआ हूँ। एक वो ये कि किस तरह जो ब्यूरोक्रेसी थी वो अदालतों के साथ खेलती रही, अदालतों को सरेआम खिलाती रही, जो अदालती ऑर्डर्स थे उनकी सरेआम खिलाफ वर्जी होती रही और अदालती ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी समझा गया। एक पॉइंट तो मैं इस पे पहुंचा हूं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरह पूरी एक फ्रेम मतलब बना के हमें दी है कि ये केस एक्चुअल था क्या। दूसरा, जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 3-4 जज अगर जो है वो इस सिस्टम में मौजूद हों, तो ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये ठीक कर देंगे। ये दो पॉइंट्स हैं जिनमें मैं कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। मैंने इसलिए बताया आपको कि ये सारा कंक्लूजन है। तो अब हम चलते हैं कि 93 पेजेस में लिखा हुआ क्या है। तफसील में जाने से कबल मैं आपको कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट और फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, सवालात भी दिया करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यों आप कहते हैं, कहते इसलिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। इसमें बड़ी सॉलिड और बड़ी कोशिश, मेहनत, मशक्क़त करके ये सारी चीज़ें जो है वो हम निकालते हैं और आप तक ये सारी मालूमात पहुँचाते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि ये मामला शुरू हुआ, मैं अब जो आगे पूरी एक कहानी आपके सामने रखूंगा, ये बुनियादी तौर पर कहानी उन 93 पेजेस में लिखी हुई है। किस्सा कुछ यूं है कि 16 मई 2023 को शहरयार अफरीदी को रात के 2:30 बजे इस्लामाबाद उनके घर से उठा लिया जाता है। उनकी जो वाइफ थी उनको भी उठा लिया जाता है। उनकी फैमिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करती है। अगले दिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस पहुंचती है, रिपोर्ट देती है कि शहरयार अफरीदी को MPO के तहत उनको हिरासत में लिया गया है और जो उनकी वाइफ है उनको भी MPO के तहत हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनकी वाइफ को छोड़ दिया जाता है। लेकिन शहरयार अफरीदी के जो MPO का ऑर्डर था उस पर DC इस्लामाबाद और SHO जिन्होंने रिपोर्ट दी थी उनको नोटिस हो जाता है। 2 जून को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो DC इस्लामाबाद के इस एक्ट को जो है वो इस पर सवालात उठाते हैं बगैर रीजनिंग के, बगैर कोई वजह दिए और बगैर किसी रिपोर्ट के। एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज़ और आपने MPO जारी कर दिया। तो जो कंडक्ट था बुनियादी तौर पे 2 जून के ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवालात उठाए। तो 2 जून का ऑर्डर आपने जहन में रखना है, ये आगे चलकर आपको लिंक जो है वो स्टैब्लिश करेगा। उसके बाद शहरयार अफरीदी एक केस में गिरफ्तार, उसमें रिहा, दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में रिहा, तीसरे में गिरफ्तार, तीसरे में रिहा, चौथे में गिरफ्तार। तो ये जो गिरफ्तारी की पूरी डिटेल्स है वो इस ऑर्डर में जो है वो नथी की गई है, लगाई गई है, मुंसलिक की गई है। फिर ये होता है कि आता है मामला के 7-8 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी रिहाई ख़त्म होती है। तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उनके खिलाफ एक MPO ऑर्डर जारी करते हैं। अच्छा, MPO ऑर्डर को 3 अगस्त 2023 को रावलपिंडी की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच कलअदम करार दे देता है। अच्छा, जब कलअदम करार देता है तो फिर 4 अगस्त को एक और रावलपिंडी के जो DC हैं वो इसमें MPO जारी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि अदालती अहकामात के साथ किस तरह खेला जा रहा है। खेलना मेरे ख्याल छोटा लफ्ज है, खिलवाड़ किया जा रहा है। तो 3 अगस्त को उसी DC रावलपिंडी के ऑर्डर को पिंडी की एक आईनी अदालत रावलपिंडी लाहौर की, पंजाब की हाई कोर्ट, वो कलअदम करार देती है। 4 को वो फिर MPO ऑर्डर जारी कर देते हैं।
और उस एमपीओ के खिलाफ फिर जब लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रजू करते हैं फैमिली शहरयार अफरीदी की, तो 8 अगस्त को वो वापस ले लेते हैं। अच्छा, 8 अगस्त को वो वापस लेते हैं तो इस्लामाबाद का डीसी जारी कर देता है। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी बारीक लाइन आई कि जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ये आई है कि जिस कमेटी की बुनियाद पर जो है वो ये एमपीओ जारी होते थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि उसी कमेटी ने 4 अगस्त को, मतलब पहले तो डीसी पिंडी ने ये काम किया कि एक आईनी अदालत ने 3 को कलअदम करार दिया और उसको आपने रद्दी की टोकरी में डाला और 4 को फिर जारी कर दिया कि नक्शे अमन का खतरा है। तो उसी कमेटी ने 4 को जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसने जो है वो उसको दे दिया, 4 को उनको रिपोर्ट दी कि पिंडी के डीसी ने जारी कर दिया एमपीओ, और 8 को इस बुनियाद पर वापस ले लिया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया था। तो 8 को जैसे ही पिंडी के डीसी वापस लेते हैं तो 8 को ही इस्लामाबाद के डीसी जारी कर देते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि उधर जो कमेटी थी उसने दी कि नक्शे अमल का कोई खतरा नहीं है 8 अगस्त को, इधर साथ ही पिंडी जो है इस्लामाबाद है तो यहाँ कहा कि नक्शे अमल का खतरा है, तो डीसी इस्लामाबाद एमपीओ जारी कर देते हैं। यहाँ जस्टिस बाबर सत्तार ये लिखते हैं कि डीसी इस्लामाबाद ने जो 8 अगस्त को एमपीओ जारी किया और 16 मई को जो एमपीओ जारी किया, इन दोनों की रीजनिंग वही है, इनकी वजूहात वही हैं, उनमें कोई नई चीज नहीं है, वही तरीकाकार, वही सिलसिला, वही अल्फाज, वही चीज, वही रिपोर्ट वो दे के उन्होंने जारी कर दिया। और जो 16 मई वाला मैंने कहा 2 जून वाला आपने याद में रखना है, वो लिखते हैं कि 16 मई के बाद जब 2 जून को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उनके कंडक्ट पर सवाल इस लिहाज से उठाए थे कि आपका कंडक्ट इस तरह ठीक नहीं है कि जो आपने बगैर कोई रीजनिंग दिए, माइंड अप्लाई किए ये सारा जो है वो एमपीओ जारी किया है, तो 2 जून से लेकर नवंबर तक वो कहते हैं कि ये तकरीबन 69 एमपीओज जारी किए जो डीसी इस्लामाबाद हैं उन्होंने। और जो अदालती ऑर्डर्स थे, अदालती ऑर्डर्स का इस लिहाज से कोई ख्याल नहीं रखा गया कि अदालत ने जब 2 जून को सवाल उठाया तो 2 जून के बाद नवंबर तक ख्याल ही नहीं रखा। फिर जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि 16 अगस्त को जब मैंने नोटिस कर दिया कि कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग शुरू कर दी, तो 1 सितंबर को या 2 सितंबर को चौधरी परवेज इलाही को फिर जो है वो उसके हवाले से ऑर्डर कर दिया डीसी इस्लामाबाद ने। मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो प्रोसीडिंग चल रही थी कंटेम्प्ट की, उस दौरान भी कर दिया, उस दौरान भी ख्याल नहीं किया कि आपके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये बाबर सत्तार ने लिखा और ये भी कहा बाबर सत्तार ने कि 69 एमपीओज जारी किए जो 1000 दिनों से जायद बनते हैं। मतलब वो जो डिटेंशन ऑर्डर होता है 1 मंथ का, तो ये 1000 दिनों से जायद बनते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 2 दर्जन से जायद, मतलब 24 से जायद पिटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 8 जज हैं। 7 जजेस के पास मुख्तलिफ जो सिंगल बेंचेस हैं उनके पास ये केसेस लगते हैं। और वो कहते हैं कि सेक्टेरियन वायलेंस के जो बाद में उन्होंने जारी किए कि जब उनको कवर करने के लिए सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे, मतलब 69 में सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे जो सेक्टेरियन वायलेंस की बुनियाद पर उन्होंने कहा चलें ठीक है। लेकिन इसके अलावा पिन पॉइंट करके एक सियासी जमात मतलब पीटीआई को, उनकी लीडरशिप के खिलाफ ये एमपीओ जारी हो रहे थे। एक सिंगल एमपीओ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रह सका। ये जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो लिखते हैं। और वही उन्होंने 2 जून के हवाला भी दिया कि 2 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया, फिर 16 अगस्त को उन्होंने कहा मैंने खुद कार्रवाई शुरू की, लेकिन फिर भी जो है ये मामला जो है वो जारी रहा। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल की जो रिपोर्ट है वो बहुत स्पेसिफिक है। अदालत ये लिखती है कि अडयाला जेल की जो वहाँ पे रजिस्टर था हाजिरी का वो हमने मंगवाया कि शहरयार अफरीदी जब 80 दिन से जायद वहाँ पे थे तो उन्होंने कहाँ पे प्लानिंग की कि पहले पिंडी में नक्शे अमन का खतरा, फिर इस्लामाबाद में नक्शे अमन का खतरा, कि कैसे प्लानिंग की, किस तरह की, किसको कहा, कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर कोई गुफ्तगू की, किसी अपने बंदे के साथ, कारकुन के साथ बात की, कोई चीज। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ये लिखते हैं कि कोई गवाह भी कोई एक सिंगल नाम भी नहीं दे सका, एक सिंगल प्रूफ भी नहीं दे सका जो डीसी इस्लामाबाद के इस वर्जन को साबित करता या जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट की वर्जन को साबित करता कि जो उन्होंने 8 अगस्त को जो एमपीओ जारी किया था वो किसी तौर पे भी दुरुस्त था। कोई एक सिंगल चीज भी नहीं दी।
फिर वो कहते हैं कि हमने जो अडयाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई, तो अडयाला जेल की रिपोर्ट में जिस दिन मुलाकात हुई उस मुलाकात में जितने लोग आए उस मुलाकात में लिखा हुआ है। और जो शहरयार अफरीदी के खिलाफ जब जब जो जारी होते रहे एमपीओज, और जिस जिस के खिलाफ एमपीओज जारी हुए उसमें अदालत ने कहा कि एक पार्टी को पिन पॉइंट किया गया और जिस जिस रहनुमा को एमपीओ में गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया, तमाम की लिस्ट जो है वो इस ऑर्डर में जो मुंसलिक की है जस्टिस बाबर सत्तार ने। और जस्टिस बाबर सत्तार ने अडयाला जेल की जो रिपोर्ट है उसमें 24 जुलाई, अब 24 जुलाई की डेट आपने ज़हन में रखनी है, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त को, अच्छा 3 अगस्त को एक एमपीओ जो है वो कलअदम हो रहा है डीसी पिंडी का, और वो 4 अगस्त को एक एमपीओ जारी कर रहे हैं कि नक्शे अमन का खतरा है। अदालत ये लिखती है कि 24 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड, जब 16 अगस्त को या इस दौरान जो है वो जो शहरयार अफरीदी हैं, जब उनको अदालत ने जो मुअत्तल करके एमपीओ को उनको रिहाई का ऑर्डर किया, तो उस वक्त तक मतलब 8 अगस्त को डीसी इस्लामाबाद ने उनका एमपीओ जारी किया था। तो इस दौरान किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ना वकील से, ना उनकी फैमिली से, ना किसी और कारकुन से। फिर जो मुलाकातें हुई वो अडयाला जेल के हुकाम ने कहा कि उनकी मौजूदगी में होती रही। अभी भी इमरान खान से जब मुलाकात होती है उनके वकला की, तो उनका ऑब्जेक्शन ये है कि वहां आके सिक्योरिटी एहलकार साथ बैठ जाते हैं, वहां प्राइवेसी नहीं है, आप कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते जो गुफ्तगू कहीं ऑब्जेक्शन आ सकता है। किसी कोई ऐसी अलग थलग मुलाकात हुई ही नहीं है। और फिर 24 जुलाई के बाद तो मुलाकात हुई नहीं है। तो 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जब शहरयार अफरीदी के साथ किसी की मुलाकात ही नहीं हुई अडयाला जेल में, तो किस मीडियम से ये खतरा था कि वो इस्लामाबाद में नक्शे अमन का खतरा जो है वो साबित हो सकता है उनका मामला। तो ये वो इंकशाफ है जो अडयाला जेल की रिपोर्ट में हुआ है कि उनकी तो मुलाकात हुई ही नहीं। और इसमें एक और जो बात इसमें की उन्होंने कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो डीसी थे, ये सारा सिनेरियो लिख के ना जस्टिस बाबर सत्तार वो ये लिखते हैं कि उन्होंने कानून और अदालतों के साथ मुस्तकिल एक म्यूजिकल चेयर की तरह खेला है, मैंने आपको कहा खेला है, खिलवाड़ किया है। तो ये उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट के उसके बाद अदालत ये लिखती है कि असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, इन तमाम के एमपीओज जो है वो ऑर्डर जो है वो जारी होते रहे, इनके एमपीओ जो जारी हुए। और जो डीआईसी की जो कमेटी थी, अच्छा इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है वो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें कहीं पे भी डायरेक्टली नाम नहीं है शहरयार अफरीदी का। तो ये इस लिहाज से भी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसके बाद अदालत ने जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको ये ऑर्डर किया है कि वो बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है, जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा है कि इसकी कॉपी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस ऑर्डर की मौजूदगी में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ ये कार्रवाई इनिशिएट करे, इंक्वायरी, और जो जो इसमें गिल्टी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि जिन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि अगर ऐसा है, मतलब अगर गिल्टी साबित हो जाए तो मुनासिब इक़दामात करके यकीनी बनाएं कि रियासत को मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या एमपीओ के तहत नज़रबंदी अहकामात की कोई पॉलिसी मौजूद थी, और यह भी कहा है कि क्या एमपीओ ऑर्डर्स को शहरियों के बुनियादी हुकूक को पामाल और अदलिया के वकार को मजरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने अपना जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें ये लिखा है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि बादियुन नज़र में जो अदालत है, अदालती अहकामात हैं, अदलिया है, जुडिशरी है, एक तो इंसाफ का जो इंसाफ की फरहमी का जो निज़ाम था उसको रोकने की कोशिश की गई है, अदलिया के वकार को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके अहकामात पर अमल ना किया जाए, और जो शहरियों के जो राइट्स हैं उन पर जो है वो कदगन लगाने की कोशिश की गई है। और जो एग्जेक्टिव हैं, डीसी हैं, एसएसपी ऑपरेशंस हैं, पुलिस है, अफसरान हैं, ये अपनी डोमेन के अंदर रहकर ही काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये कहा है जस्टिस बाबर सत्तार ने। ये सारा 93 पेजेस का एक जजमेंट है, बहुत तारीखी जजमेंट है, और मेरा ख्याल है कि इसके असरात बहुत गहरे होंगे।
और मैंने आपको दिन को भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि जो सजा है वो तो मुअत्तल हो गई, लेकिन जजमेंट जब फील्ड में रहेगी तो आईनी अदालत ने डीसी, एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ को मिसकंडक्ट और का डिक्लेयर किया हुआ है और गिल्टी डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो जो गिल्ट है, वो जो मिसकंडक्ट है, वो जब तक फील्ड में है तो क्या वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे? वो सवाल है जो सवाल आइंदा आने वाले दिनों में भी उठाया जा सकता है। यकीनी तौर पर जो एग्जेक्टिव है वो भी देखेगी। आखिरी बात, जस्टिस बाबर सत्तार पर तनकीद क्यों? अच्छा, जो भी बंदा जो है वो काम करने लगता है तो उस पर इस किस्म की तनकीद होना शुरू हो जाती है। अब किसी ने लिखा जी उसको फलां मसला है, उसको बायस है, उसका फलां कज़न है, ये है वो है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जस्टिस बाबर सत्तार वो जज हैं, जब उनकी एलिवेशन बतौर जज हो रही थी, पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई की हुकूमत चाह रही थी, अब खुद चाह रही थी या किसी के कहने पर चाह रही थी कि जस्टिस बाबर सत्तार जज न बने। ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन पीटीआई जब इस मुश्किल हालात में आई तो इंडिपेंडेंट, ऐसे आज़ाद मनश जज जब जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले देना शुरू किए तो उसके बाद वो इस लिहाज से गर्विदा हो गए कि ऐसे ही जज चाहिए होंगे। यकीनी तौर पर उनको वो मलाल होगा कि जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया या उनसे ऑब्जेक्शन करवाया गया, दोनों सूरतों में वो उनको यकीनी तौर पर मलाल होना चाहिए कि ऐसे आज़ाद मनश जज ही सिस्टम को जो है वो ठीक कर सकते हैं। बाकी जब भी कोई इतने बड़ा स्टेप लेता है, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा रिसेंट पास्ट में सरेआम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियां हुई, ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट वायलेशन हुई, गिरफ्तारियां हुई, एक जमानत हुई तो दूसरे में गिरफ्तारी हो गई, किसी ने नहीं पूछा। एमपीओ जारी होते रहे, किसी आईनी अदालत ने नहीं पूछा। पूरे पाकिस्तान में एक जज ने जो है वो पूछा है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जज बहुत सौ को अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर इधर उधर की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। मेरी नज़र में जस्टिस बाबर सत्तार एक आज़ाद मनश जज हैं, पावरफुल हैं, कम्पिटेंट हैं और उनको पता है कि इख्तियार उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है और उनको ये भी पता है कि उन्होंने अपने अदालती ऑर्डर्स पर कैसे अमल कराना है और उनको अदालती वकार का भी पता है। और सबसे बड़ी बात, उनको ये पता है कि ये जो शहरी हैं ना, इनके इनको जो आईनी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालतों ने करना है। और उस जो हलफ उन्होंने उठाया हुआ है, इसी बात का उठाया हुआ है कि इन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ वो करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आपने हमें फीडबैक देना है, कमेंट करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सवालात भी करें, हम आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।